क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों रुक जाती है? क्यों कभी कभी पूरा देश सूखे की चपेट में आ जाता है? आकाश में बादल होते हैं लेकिन बूंदें नहीं गिरती, नदियां सूख जाती हैं, कुएं खाली हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे वृत्रासुर की, एक ऐसे रहस्यमय राक्षस की जो पानी को अपने काबू में रख सकता था। वो था जल का निर्विवाद स्वामी। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या इसके पीछे कोई अद्भुत वैज्ञानिक सच्चाई छुपी हुई है? आइए पहले समझते हैं कि वृत्रासुर कौन था। ऋग्वेद, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ में वर्णित वृत्रासुर की कहानी केवल एक साधारण युद्ध की गाथा नहीं है। यह असुर देवराज इंद्र का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली शत्रु था, लेकिन इसकी शक्ति आम असुरों से कहीं अधिक रहस्यमयी थी। उसके पास जल को नियंत्रित करने की अलौकिक शक्ति थी। वृत्रासुर ने क्या किया था? उसने सभी नदियों, झरनों और यहाँ तक कि आकाश के बादलों को भी अपने वश में कर लिया था। पुराणों के अनुसार वो एक विशाल अजगर के रूप में था, इतना बड़ा कि वो पूरे पहाड़ों के बीच छिपकर बैठ सकता था। उसने पानी का प्रवाह पूरी तरह से रोक दिया था। कोई नदी नहीं बहती थी, कोई बारिश नहीं होती थी, पृथ्वी तड़प रही थी प्यास से। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त में स्पष्ट रूप से लिखा है, अहन अहिम मन वपस ततर्द वज्रेण वृत्रम अपराधाभिमंद्र आहिम निर्णजम पर्वतो बुभुग्वानु दीरयन मत्स्यो नक्षोद अर्णवे। अर्थात इंद्र ने अपने वज्र से वृत्त को मारा जो पहाड़ों में छिपा हुआ था और जल की धाराएं मुक्त हो गई। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये सभ्यता के अस्तित्व के लिए संघर्ष था। अब आते हैं तथ्यों पर। भारतीय पुरातत्व विभाग के शोध से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन केवल एक तकनीक नहीं थी, ये एक अत्यधिक विकसित विज्ञान था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले अवशेष आज भी हमें चकित करते हैं। 4500 साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग मिट्टी की झोंपड़ियों में रहते थे, यहाँ के लोगों के पास इतनी उन्नत जल निकासी और आपूर्ति प्रणाली थी कि आधुनिक इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि वृत्रासुर की कथा संभवतः किसी अत्यधिक शक्तिशाली प्राचीन राजवंश या समुदाय की सामूहिक स्मृति हो सकती है। एक ऐसा समुदाय जो बांधों, नहरों और जटिल जल प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जल आपूर्ति को नियंत्रित करता था, जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वो चाहता तो पानी दे देता, ना चाहता तो रोक देता। गुजरात में मिली 4000 साल पुरानी रानी की वाव, महाराष्ट्र की प्राचीन जल संचयन प्रणालियां, राजस्थान की बावड़ियां, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि हमारे पूर्वजों के पास जल नियंत्रण की अद्भुत तकनीकें थीं। क्या वृत्रासुर वास्तव में कोई ऐसी सभ्यता या शासक था जिसने इन तकनीकों का दुरुपयोग किया था? आधुनिक विज्ञान की नज़र से देखें तो वृत्रासुर की कथा कितनी वैज्ञानिक है। मौसम विज्ञान के अनुसार बादलों का निर्माण और वर्षा एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। इसमें वायुमंडलीय दबाव, तापमान, नमी, हवा की दिशा और भौगोलिक स्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आज हमारे पास ऐसी कुछ तकनीकें हैं जो वृत्रासुर की शक्तियों से मिलती जुलती हैं। क्लाउड सीडिंग तकनीक से हम कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। चीन ने 2008 ओलंपिक्स के दौरान इस तकनीक का इस्तेमाल करके मनचाही जगह बारिश रोकी और कराई थी। अमेरिका का हार्प हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में परिवर्तन कर सकता है। रूस का इस्कंदर मिसाइल सिस्टम मौसमी व्यवहार के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता नारायण के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के पैटर्न में गंभीर बदलाव हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश, कुछ में गंभीर सूखा। क्या ये प्राकृतिक है या कहीं ना कहीं आधुनिक वृत्रासुर काम कर रहे हैं? क्या हमने अनजाने में नए युग के जल नियंत्रकों को जन्म दे दिया है? भारतीय संस्कृति और दर्शन में वृत्रासुर की पराजय को वृत्रा हत्या कहा जाता है। ये केवल किसी राक्षस की हार नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की, अराजकता पर व्यवस्था की और प्रकृति की शक्तियों के दुरुपयोग पर संयम की विजय का प्रतीक है। आज भी दक्षिण भारत में वर्षा के लिए इंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। असम के बिहू त्योहार में धान की खेती का उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु के पोंगल में नई फसल का स्वागत किया जाता है। ये सभी त्योहार वास्तव में वृत्रासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाए जा सकते हैं, जब जल फिर से मुक्त हुआ, जब प्रकृति का संतुलन बहाल हुआ। और आज के युग में जब हम जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो हम असल में वृत्रासुर जैसी शक्तियों से लड़ रहे हैं, जो प्रकृति के संसाधनों पर गलत नियंत्रण करना चाहती हैं। आज के समय में वृत्रासुर की कहानी कितनी प्रासंगिक और डरावनी लगती है। जब बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भूजल का बेतहाशा दोहन करती हैं, जब कोका कोला जैसी कंपनियां पूरे समुदायों का पानी खत्म कर देती हैं, जब नेस्ले जैसी कंपनियां प्राकृतिक जल स्रोतों पर कब्जा करती हैं, तो क्या ये आधुनिक वृत्रासुर नहीं है? 2019 का चेन्नई जल संकट, जब छठी सबसे बड़ी भारतीय शहर में पानी खत्म हो गया था। कर्नाटक तमिलनाडु का कावेरी जल विवाद, जहां पर राज्य सरकारें पानी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। केप टाउन का डे जीरो, जब दक्षिण अफ्रीका के शहर में पानी पूरी तरह से खत्म होने वाला था। क्या ये सभी घटनाएं हमें ये नहीं दिखाती कि वृत्रासुर कोई पुराना राक्षस नहीं था, बल्कि एक शाश्वत चेतावनी था? एक चेतावनी कि जब भी कोई शक्ति जल पर गलत नियंत्रण करेगी तो सभ्यता का विनाश होगा। आज हमें नए इंद्र बनना होगा, नई तकनीकों, नई पॉलिसियों और नई सामाजिक चेतना के साथ। तो अंत में सवाल ये उठता है कि वृत्रासुर क्या था?
केवल हमारे पूर्वजों की कल्पना का एक राक्षस, या फिर प्राचीन भारत में जल नियंत्रण की कोई अत्यंत उन्नत लेकिन खतरनाक तकनीक थी? क्या आज भी कोई आधुनिक वृत्रासुर हमारे बीच मौजूद है, कॉर्पोरेट रूप में, राजनीतिक रूप में या तकनीकी रूप में? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि कहीं सबसे बड़े खुद में छोटे छोटे वृत्रासुर तो नहीं बन रहे हैं जब हम पानी बर्बाद करते हैं, जब हम प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं? क्या आपको लगता है कि वृत्रासुर एक ऐतिहासिक सच्चाई थी या केवल एक काव्यात्मक रूपक? अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और भी रहस्यमय असुर से, मायासुर से, एक ऐसे असुर से जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति थी, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता था। क्या वो भी केवल कल्पना था या प्राचीन भारत में समय विज्ञान की कोई गुप्त तकनीक मौजूद थी? तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें बताएं कि आप इस श्रृंखला के बारे में क्या सोचते हैं।